गुड इवनिंग। बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों को फिजिक्स समझने में बड़ा दिक्कत होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन को देख के बहुत डर लगता है। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो अच्छा कर लेते हैं, और बायोलॉजी तो उनका काम ही है पढ़ना, तो बायोलॉजी उनका दंड चीज़ अधिकार है। अब फिजिक्स समझते हैं कि फिजिक्स को पढ़ के क्या करेंगे, इसलिए फिजिक्स में वो कम नंबर लाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारा पहला कोशिश रहेगा कि वो फिजिक्स में पीछे ना हो, फिजिक्स के कारण उनका रिजल्ट ना रुके नहीं। इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कैसे अप्रोच किया जाए, ये हमारी तरफ से एक पहली कोशिश है। सरकार ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें पूरे 60 टेस्ट पेपर हैं। यह टेस्ट पेपर नंबर 1 है, यह उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो यही 45 क्वेश्चन जो हैं हम आज सॉल्व करना सीखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन ए फिगर। यह जो हमारा फिगर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। विड्थ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर could represent the motion of the same body। इसमें से इस मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए शुरू में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है t बराबर 0 पे, वो गया 5 सेकेंड तक आगे। देखिए 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। अब फिर यह जो है पीछे जा रहा है। ओके, जब ये पीछे जाएगा तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी 0 होगा ना दी। तो देखिए कौन सा ग्राफ होगा, ये हो सकता है कहीं पे 0 हुआ है वेलोसिटी ना, यहाँ 0 होकर फिर कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं होगा। यह कांस्टेंट रहेगा, नहीं होगा। देखिए वेलोसिटी गया, एक वेलोसिटी t बराबर 0 पे था, और कभी ना कभी किसी टाइम माने 5 सेकेंड मानते हैं, तो यहाँ पे आके दोटा ये रुक गया, और फिर वो पीछे जाना सा स्टार्ट किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन सम स्पेस। किसी स्पेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए इन द स्पेस इज 5। तो देखिए यह एक क्यूब है, और क्यूब में जो है यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। और तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका अंदर का चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ये क्यूब करेंगे तो हमारा इसके कारण चार्ज आ जाएगा। अब सेम चीज़, अब क्या किए, एक स्फीयर है, तो क्या कह रहा है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस ए इन द स्पेस। तो इसका रेडियस जो है ए है, और इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका चार्ज डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम रो है। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा कितना होगा, चार्ज डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई ए क्यू। तो अब देखिए अगर हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर, तो दोनों को हम भागा दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब दोनों को भागा दे देंगे तो आंसर कितना आएगा, रो ए क्यू डिवाइडेड बाई रो 4/3 पाई ए क्यू। तो हमारा स्फीयर का कितना हो गया, क्यूब का मान दिया हुआ है 5, तो इसको प्रूफ करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, 4/3 पाई 5। देखिए आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है अपन, ये देखिए 2 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द ए बी। तो ए बी में हम 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिए। ओके, द वैल्यू ऑफ द करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी
व्हेन इन द फर्स्ट केस इज पॉजिटिव टर्मिनल इज ए। अब क्या किए, पॉजिटिव टर्मिनल ए है, तो देखिए ए है और बी है, एक बार ए को पॉजिटिव टर्मिनल कर दिए तो हमारा D2 है वो क्या होगा, D2 हमारा खराब हो जाएगा, वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो करंट किस में जाएगा, तो करंट गो इन D1, D1 में हमारा करंट होगा। तो इस कारण बस हम क्या करेंगे, V=IR करेंगे। ओके, तो V का मान कितना है हमारा 2 वोल्ट, I का मान चाहिए और R का मान कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। ओके, तो हमारा I का मान कितना आएगा 2/5, इसका मान कितना होगा 0.4 एम्पियर। तो जब हम ए को पॉजिटिव किए तो हमारा करंट कितना होता है 0.4 एम्पियर होना चाहिए। आ गया। अब कह रहा दूसरे टाइम में बी को पॉजिटिव करेंगे, तो जब बी को पॉजिटिव करेंगे तो हमारा D1 क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और तो हमारा D2 के तरफ से करंट जाएगा। तब हम क्या लगाएंगे, V=IR। बी का मान 2 वोल्ट है, करंट का मान चाहिए, और आर का मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, तो हमारा आई का मान कितना आएगा 0.2 एम्पियर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, यह पढ़िए को क्या कह रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन एयर एट NTP इज 330 मीटर पर सेकेंड। What will be the value when the temperature is double and pressure is half? ओके, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को आप क्या कितना जानते हैं, √3RT बाई मोलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। आप देखिए साउंड का स्पीड जो होता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, साउंड स्पीड नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ओके, तो हम टेम्परेचर को दुगना किए, मतलब टेम्परेचर को दुगना करेंगे तो देखिए टेम्परेचर को दुगना करने से हमारा जो है वेलोसिटी कितना होगा √2 टाइम्स होगा। तो शुरू का वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड और टेम्परेचर T है, अब बाद में कर दिए दुगना, तो टेम्परेचर कट गया, तो हमारा वेलोसिटी का मान आएगा 330 √2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, अब पढ़िए क्या कह रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E= ½ m²A²। Suppose the oscillation particle is replaced by another particle of double the mass while the amplitude A remain the same। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ वो सेम रहा, न्यू मैकेनिकल एनर्जी बिन भी क्या होगा। ओके, तो इसमें हमको न्यू मैकेनिकल एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का मान कितना भी दिया हुआ हो ½ m²A²। ओके, तो हम इसमें मास को दुगना कर दें चाहे मास को आधा कर दें, उससे क्या डिपेंड करता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमेशा वो होता है कांस्टेंट होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम का क्योंकि इस पर मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका होता है जनरली ½ kx², और इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, और एम्पलीट्यूड जो होता है उसको बढ़ने, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, और जो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा चाहे घटेगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए स्प्रिंग मास सिस्टम का जो होता है मास पर डिपेंड नहीं करता, यह स्प्रिंग कांस्टेंट पे और कितना इसका स्ट्रेचिंग हुआ उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इन अ फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स when 5 मिलीग्राम वेट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन
the beam become horizontal, both the empty panels of the banners are equal mass, then which of the following statement is correct? ओके अब देखिए दोनों के मास सेम है। तराजू देखें, तराजू, ये तराजू है, तराजू में और एक हम ऐसा डंडी लगा दिए, नहीं देखते हैं गांव में लगन रहता है, और कहता है जब यहाँ पे 5 मिलीग्राम लगा दिए ना तब इरा के बराबर हुआ। नहीं देखते हैं कभी कभी तो तराजू ठीक से काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं एक जन ने कुछ लगा देते हैं 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम 250 ग्राम, तो उसका एक वजन रख देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए, तो वही कर दिया गया है। ओके, और दोनों का मास सेम है, और इसका दूरी जो होता है जहाँ से लगाए डंडी ये R1 है, यहाँ से जो लगाए वो R2 है। तो कह रहा है कि दोनों हॉरिजॉन्टल होगा तो मतलब क्या होगा, दोनों के अंदर जो टॉर्क होगा वो दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब मोमेंट होता है तो क्या होता है इसमें टॉर्क लगता है ना जी। तो देखिए यहाँ पे कितना मास है, m + 5 इंटू R1 इज इक्वल टू m इंटू R2। ओके, तो हमारा R1/R2 का मान कितना आएगा, m डिवाइडेड बाई m + 5। तो R1 जो है m के सामने है तो m छोटा होगा कि m + 5 छोटा होगा, अरे इसमें कुछ ऐड कर दिए हैं, ये तो बड़ा होगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब R1 इज स्मॉलर देन R2। ओके, तो हमारे लेफ्ट साइड में मास रखे थे, तो लेफ्ट साइड को R1 माने थे, तो हमारा R1 छोटा है, मतलब कि हमारा लेफ्ट आर्म छोटा है राइट के कंपेरिजन में, समझें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम द प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड इट्स रेडियस इन द nth ऑर्बिट। देखिए एनर्जी का मान कितना होता है, बेंडिंग एनर्जी का मान -13.6 Z² बाय n², और हमारे रेडियस का मान कितना होता है 0.52 n² बाय z। ओके, और ये कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम गुना करेंगे जी, तो कितना होगा E इंटू R -13.6 Z² बाय n² 0.52 n² बाय z। तो देखिए ना हमारा मान कितना आ गया, n² से n² हमारा कट गया है ना, और ये हमारा z² है ना, और ये एक z से हमारा एक z भी कट गया, तो हमारा इसका मान कितना आ गया -13.6 इंटू 0.52 इंटू z, और हाइड्रोजन आइटम है तो इसका मान 1 पुट करेंगे, तो इसका मान जब गुना करेंगे तो हमारा मान आएगा 7.2 के आसपास। ओके, तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, n के 3 करने से इसका वैल्यू 3 नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया, तो इसका मान कितना आएगा, हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A satellite of mass m is orbiting the Earth of radius r at a height h from its surface. The total energy of the satellite in the term of d naught, the value of acceleration due to gravity at the surface of the Earth is। तो देखिए तो टोटल एनर्जी हमारा कोती होता है 1/2 d m डिवाइड बाई r + h है ना। हमारे अर्थ के दूरी से हाइट अगर h होगा तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया r + h, तो हमारा टोटल एनर्जी इतना आ गया, और हमको पता है dm = होता है dr², dm = क्या होता है हमारा dr², तो हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जी 1/2 माइनस में dr²,
एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ओके, तो हमारा मान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए। देखिए ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस है, इज शोन इन द वी टी डायग्राम, या वी और टी का डायग्राम है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर। द प्रोसेस इन द पी वी डायग्राम इज, पी वी डायग्राम में कौन सा प्रोसेस होगा? देखिए ए से लेके बी तक, तो हम क्या पढ़ें? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम को बढ़ा, ए बी में वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो सकता है। अब बी में देखिए, ए से बी में, ये डायरेक्टली ए नहीं हो सकता, प्रेशर भी इसमें बढ़ रहा है, नहीं होगा। इसमें भी देखिए प्रेशर इस भी इसमें बढ़ रहा है, इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए ए से लेके बी तक प्रेशर घट रहा है, एकदम नहीं होगा। ओके, नहीं ये सॉरी ये हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर जो है कांस्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी अभी हो सकता है। ओके, अब हमारा ए बी का क्या है? बी सी। बी सी में क्या है? टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और देखिए जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी घटा। देखिए बी सी में क्या हुआ? बी सी में हमारा प्रेशर घट रहा है, मतलब क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ देखिए बी सी का मान, बी सी में क्या है? प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ना नहीं है, प्रेशर को घटना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल लेंथ, थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एंड द थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K respectively. The connected in series, the equivalent thermal conductivity of the slab is क्या होगा? देखिए जब इसको सीरीज में हम किए, देखिए दो गो है, कंडक्टिविटी कैसे करें? ऐसी करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एगो का K है और एगो का है 2K, और दोनों को हम दो वो कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? R = R1 प्लस R2। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/K इक्विवेलेंट एंड, यहाँ पे नंबर कौन सा लेंगे? दुगना हो जाएगा, अगर सबका नंबर इसका एंड होगा तो एक भी एंड होगा, तो दोनों कितना होगा? दुगना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 2 एंड, और यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम होगा। इसमें क्या पुट करेंगे? एंड K/A प्लस एंड, यहाँ पे K का मान कितना रखें? 2K/A। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? इसका मान आएगा 3/2 8/A। तो अब देखिए क्या क्या कटेगा, एंड A और एंड A कटेगा, तो हमारे K की वैल्यू कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4/3। तो 4/3 के जो हमारा आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 identical satellites A and B revolve around the Earth in a circular orbit at a distance r and 3r from the surface of the Earth. Ratio of linear velocity of A and B. तो linear velocity होती होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और देखिए जब दो सैटेलाइट घूमेगा आपस में, दो घूमेगा, देखिए तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होती होता है √Gm/x, और x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, तो सैटेलाइट नंबर 1 का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आएगा? ज़रा देखिए तो
रूट DM। तो सरफेस से दूरी R है तो सेंटर से दूरी होगा 2R। ओके, अब वेलोसिटी B, मतलब B का वेलोसिटी कितना होगा, रूट DM बाई सरफेस से 3R है तो सेंटर से 4R होगा और दोनों को भागा कर दीजिए। तो दोनों को जब भागा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, √2/1। ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड and amplitude A equal to 1 centimeter. Find the average velocity in the interval in which it moves from equilibrium to the position to half of the amplitude. ओके, यह अपने एम्पलीट्यूड का आधा पहुंचा, तब बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो देखिए हम क्या लिखे रहे हैं, ऑरिजिन से जा रहा है बॉडी, तो ऑरिजिन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में, तो हम डिस्प्लेसमेंट का मान क्या रखेंगे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पे x का मान पुट करिए a/2, तो हमारा ओमेगा t का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान 1/2 कितना पे होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो t का मान कितना आएगा, t/12। ओके, और हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2, और हमको टाइम कितना लगा, t/12। ओके, तो कितना हुआ, 2 × 12, तो इसका मान कितना होगा, 6a/t। तो 6a/t क्या हुआ हमारा, 6। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड। हमारा मान कितना आएगा, 12। तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। A current I flows through the thin wire shaped as a regular polygon of n side, which can be encircled as the circle of radius r, capital R. The magnitude of magnetic field induction at the center of the polygon due to one side of the polygon is what? ओके, तो कह रहा है कि ऐसा बहुत सारा पॉलीगन है। ओके, और इस पॉलीगन में के कारण सेंटर पे एक साइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो देखिए इसका दूरी हम यहाँ से मानते हैं r। ओके, और इसका दूरी r मानेंगे तो यहाँ से दूरी ये कितना मान होगा, एक एंगल जो होगा इसका मान कितना होगा, π/n। ओके, तो हमारा जो मान होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक वायर के कारण एक पोजीशन पॉइंट P पे, वो कितना होता है, और अगर ये एंगल होता है फाई होता है तो μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2, ये हम जानते हैं। अब इसी का मान यहाँ पे पुट करिए। ओके, इसका मान पुट करेंगे, देखिए कितना पुट करते हैं, μ0I/4πr 2 sin π/n, इतना पुट कर दिए, ये हमारा r का मान आ गया। अब क्या कर रहा है, सर्किल है उसका रेडियस r है। ओके, तो देखिए यह जो दूरी है ये इसका मान r है, और हमको दिया किस फॉर्म में, इस r के फॉर्म में दिया। तो देखिए
ये एंगल और ये एंगल में क्या रिश्ता है, ज़रा देखिए तो ज़रा। ये हमारा बेस होगा तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो ये कैसे हो सकता है आप बता सकते हैं। कॉस पाई बाई एन बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना है, आर है, और हाइपोटेनस हमारा आर है। ओके, तो इस आर का मान यहाँ पुट करिए, तो ये छोटका आर है, इसका मान कितना होगा, आर कॉस पाई बाई एन। तो इसका मान यहाँ पे पुट करें तो हमारा बी का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर का मान पुट किया, आर कॉस पाई बाई एन, आर कॉस पाई बाई एन और 2 साइन पाई बाई एन। अब देखिए एगो दो से एगो दो कटेगा तो हमारा मान कितना आएगा, म्यू आई टेन पाई बाई एन डिवाइड बाई 2 पाई। ऑप्शन नंबर हमारा 3। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ी हार्ड लग रहा था, लेकिन हम एक एक बाइक करिए और थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा फिजिक्स का ABCD तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, तो 15 को ठीक से पढ़िए। ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम। ओके, हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो 31 ओम किधर होगा, इन्हें होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस के पास 8 ओम है, इधर हमारा 8 ओम है। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 25 ओम। 25 इधर है, 31 इधर है। द कम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, 110 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया, जितना कह रहा अपन लिख दीजिए उसना, उसका तो पूछेगा देखा जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, और cos फाई कितना होता है B/H। ओके, तो ये हमारा इधर होगा, ये हमारा फाई होगा, तो 31 में से 25 गया तो कितना होगा 6, और 6 8 का कितना होगा ये 10, तो ये कितना होगा, B कितना हमारा 8 है और H कितना है 10 है, तो हमारा आंसर कितना होगा 0.8, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा AC का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following curve does not represent motion in one dimension? मोशन इन वन डायमेंशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, देखिए एक टाइम पे दो विंडोसिटी कभी हो सकता है दी, हो सकता है कभी, एक टाइम पे दो विंडोसिटी कभी नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बाकी सब कर सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। अब पूछ रहा है कौन नहीं कर सकता। देखिए क्या लिखा हुआ, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ in an orbit of radius r with the time period capital T. If the satellite is revolving round the earth in an orbit of radius r plus delta r with the time period of t plus delta t, then देखिए t square is directly proportional to r q, या पढ़े ना कैप्टन लॉ, और जब हम इसका जो है एरर निकालेंगे तो क्या होगा 2 डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर, यही ना होता है जी। तो डेल्टा टी बाई टी का मान कितना होगा 3/2 डेल्टा आर बाई आर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा देखिए पढ़ी क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन ए बॉटम ऑफ ए बीकर filled with a liquid. A ray of light from a coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. तो ये सरफेस पे पहुंच गया, देखिए इस कॉइन से एक लाइट आया, इस सरफेस पे पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे ग्रेजिंग एंगल। ये ग्रेज करने लगा सरफेस पे। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, तो लिक्विड में ट्रेवल कैसे करेगा, तो हम क्या पढ़े हैं म्यू का मान क्या पढ़े हैं C0/c, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
और म्यू का मान कितना होता है 1/sin c, 1/sin c। और तो यहाँ से जब हम करेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा क्रिटिकल एंगल आएगा। तो देखिए ओके, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। हम थोड़ा पेन अपना चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये हुआ ए एंगल और ए एंगल हमारा क्या हुआ बराबर हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। देखिए यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बराबर हुआ। तो ये हमारा जो साइन सी का मान आएगा वो कितना आएगा P/h। तो 3 4 का h कितना होगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा इसका जो P कितना है 3, h कितना है 5। तो यहाँ पे साइन सी का मान पुट कीजिए ना ज़रा 3/5। तो हमारा म्यू का मान आ गया 5/3। तो पुट करिए 5/3। सी नोट का मान कितना है 3 × 10⁸ और हमको सी चाहिए मीडियम का। तो क्या करेंगे 9/5। सी का मान कितना आ जाएगा 9/5 × 10⁸। तो 9/5 कितना होगा 2.4 के आसपास। नहीं 2.4 नहीं होगा, कितना होगा 5 दूनी 10 हो जाता है, एक एक होगा। तो 5 × 40 1.8 है ना। हम सोचे ना कि यहाँ पे 2 5 4 दूनी 8 से कट जाएगा, वो माई मिस्टेक। यहाँ पे होगा 1.8। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ए 10 वोल्ट ऑफ बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 15 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम। देखिए 10 वोल्ट के साथ 1 ओम है, 15 वोल्ट के साथ 0.6 ओम है। आर कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ द वोल्ट मीटर। रीडिंग इन द वोल्ट मीटर बिन क्लोज टू। इसका रीडिंग किसके क्लोज होगा। ओके देखिए हम ई इक्विवेलेंट पैटर्न का क्या जानते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे सबका मान पुट कीजिए 10/1 प्लस 15/0.6 डिवाइड बाई 1/1 प्लस 1/0.6। इसको कीजिएगा तो कितना होगा 6 + 15 डिवाइड बाई 0.6 और इसका हो जाएगा 0.6 + 1 डिवाइड बाई 0.6। इससे कट गया, तो कटना तो कट गया। 0 + 5 21 और डिवाइड बाई 1.6। इसे काटेंगे या 10 होगा, 2 × 5 10 और 2 × 8 16। 21 × 5 105 डिवाइड बाई 8। 105/8 करेंगे, हमारा मान 13.1 के आसपास आएगा। तो 18 का B।